अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 4 में हम कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के रेलिवेंट, और फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज के रेलिवेंट हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। जी, तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स। अच्छा, जब हम अपने कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं और वो उन गुड्स को रिटर्न कर दे बिजनेस को, तो हम क्या कहते हैं? ये कौन सी रिटर्न्स हैं? सेल्स रिटर्न्स या रिटर्न्स इनवर्ड। ये बेसिकली कॉन्ट्रा है किसका? सेल्स का। मींस कि जो सेल्स की एंट्री हम पास करते हैं उसके अपोजिट एंट्री पास करेंगे सेल्स रिटर्न्स की, या जिसको हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड्स। इसके बाद है परचेजेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स। ये हमने अपने सप्लायर से चीजें खरीदी हैं और उन चीजों को जब हमने वापस किया सप्लायर को, तो हम क्या कहेंगे? ये परचेजेस रिटर्न्स हैं, ये रिटर्न आउटवर्ड्स हैं। तो ये उल्ट किसका हुआ? कॉन्ट्रा मीन्स अपोजिट। किसका हुआ? परचेजेस का। तो जो परचेजेस की जर्नल एंट्री पास करते हैं उसके अपोजिट एंट्री पास करेंगे किसकी? परचेजेस रिटर्न की। तो ये कौन सी गुड्स हैं जो हमने अपने सप्लायर से खरीदी हैं और अब हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। सेल्स रिटर्न्स या परचेजेस रिटर्न्स की रीजंस क्या हो सकती हैं? पहली रीजन तो ये होती है कि जो चीजें हैं वो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक ना हो। फॉर एग्जांपल, आप सप्लायर हैं और आप एक बुक शॉप वाले हैं और आपने अपने कस्टमर, आपका जो कस्टमर है उसने आपसे मीक्स एंड मीक्स की अकाउंटिंग की बुक जो है वो उसको ऑर्डर किया है। बट आपने क्या काम किया कि मीक्स एंड मीक्स की बजाय फ्रैंकवुड की बुक भेज दी। तो ये क्या हुआ? चीजें स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है। दूसरी रीजन क्या हो सकती है कि जो क्वांटिटी डिलीवर की गई वो ज्यादा हो गई। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 बुक्स, आपके कस्टमर ने 5 बुक्स मिक्स एंड मिक्स की गई थी, आपने उसको 7 या 8 बुक्स फॉरवर्ड कर दी। तीसरी रीजन क्या होते हैं कि गुड्स डैमेज हों। अब बुक्स भेजी गई, उन 5 बुक्स में से 2 बुक्स जो है वो फटी हुई हैं। चौथी रीजन क्या होती है कि क्वालिटी, पुअर क्वालिटी हो। अगर हम इसी एग्जांपल की बात करें कि आप बुक शॉप वाले हैं और आप अपने कस्टमर को चीजें बेच रहे हैं, तो जो पेपर क्वालिटी आपसे एक्सपेक्ट की गई थी वो क्वालिटी नहीं है, बल्कि लो क्वालिटी की बुक्स आपने भेजी। पायरेटेड बुक्स है, ओरिजिनल वर्जन नहीं है। गुड्स ओवर इनवॉइस्ड। अब इन पहली चारों रीजंस में फिजिकली चीजें भी रिटर्न होती हैं। पांचवी रीजन क्या है कि जो इनवॉइस बनी, मैंने अपने एक पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि सोर्स डॉक्यूमेंट किसी भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करने के लिए होता है, उनमें से एक इनवॉइस होती है। इनवॉइस हमेशा कौन बनाता है? सप्लायर बनाता है, सेलर बनाता है। जो परचेज करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो परचेज इनवॉइस होती है, और जो सेल करता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेल्स इनवॉइस है। तो इनवॉइस में जो अमाउंट मेंशन की गई वो ज्यादा हो गई। फॉर एग्जांपल, 5000 की चीजें थी, इनवॉइस 9000 की बन गई या 8000 की बन गई। इसको क्या कहते हैं? ओवर इनवॉइस। तो फिर फिजिकली चीजें रिटर्न नहीं होती, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री पास हम करते हैं ओवर इनवॉइस की। तो इन सब चीजों की वजह से हम क्या करते हैं? रिटर्न्स करते हैं। वो सेल्स रिटर्न्स भी हो सकती है, परचेजेस रिटर्न्स भी हो सकती है। इनकी रीजंस ये होंगी। ड्राइंग्स। अब हमने अपने पिछले लेक्चर्स में एक चीज तय की थी कि बिजनेस अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट है अपने ओनर से। तो पॉसिबिलिटी है कि ओनर और बिजनेस के दरमियान ट्रांजैक्शंस हों। तो हमने कहा जब पैसा इन्वेस्ट किया गया बिजनेस में ओनर की तरफ से, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल।
अब अगर ओनर ने बिजनेस से कोई चीज या कैश अपने पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ कर लिया तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। और ये कॉन्ट्रा किसकी है? कैपिटल की। ये अपोजिट एंट्री किसकी होगी? कैपिटल की। ड्राइंग्स क्या है कि बिजनेस की कोई चीज, वो कैश हो सकता है, कोई कमोडिटी हो सकती है, कोई और एसेट, कोई भी चीज जो बिजनेस के यूज में है, वो पर्सनल यूज के लिए अगर ओनर लेके जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? ओनर ने क्या की? ड्राइंग्स की। तो ड्राइंग्स किसका कॉन्ट्रा है? कैपिटल का कॉन्ट्रा है जी। इसके बाद है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अब गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या है? हम जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, हमने अकाउंटिंग साइकिल में देखा था कि हमारा लास्ट स्टेप क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। वो इस अजम्पशन के साथ बनाते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो फोरसीएबल फ्यूचर में, मतलब ये कि मिनिमम फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स बिजनेस आपका कंटिन्यू करेगा। हम इस अजम्पशन के साथ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। उसके बाद एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो, जब भी कोई लेन देन हो, उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि पेमेंट उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। इसी बेस की वजह से कोई भी मॉनेटरी इवेंट अगर बिजनेस एंटिटी का होता है तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, और इसी बेस की वजह से हम क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की भी रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि जब भी बिजनेस की कोई ट्रांजैक्शन होगी, रेवेन्यूज के रेलिवेंट, एक्सपेंसेस के रेलिवेंट, एसेट्स के, इनकम, लायबिलिटी के, एटसेट्रा, कोई भी जब भी ट्रांजैक्शन होगी हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, बेशक कैश रिसीव हुआ या नहीं हुआ। हमारी जो पहली दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने आपसे बात की जो आपके सिलेबस में है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट, ये एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बेस के ऊपर बनते हैं। तो हम क्या करते हैं एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि कैश इन्वॉल्व है या नहीं है। उसके बाद है जी मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। अब ये थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल इज एन अकाउंटिंग रूल that dictates any transactions or items that significantly impact the financial statement should be accounted for। कि हर वो आइटम, हर वो काम, हर वो ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मुतासिर करेगी सिग्निफिकेंटली, हम उस काम को, उस ट्रांजैक्शन को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टर का जो व्यू है बिजनेस के बारे में, इन्वेस्टर की जो राय है बिजनेस के बारे में, अगर उस ट्रांजैक्शन की वजह से वो राय तब्दील हो रही हो, उस पे इम्पैक्ट पड़ रहा हो उसकी राय पे, तो हम उस ट्रांजैक्शन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ऐसे आइटम्स जो जिनकी वजह से इन्वेस्टर का डिसीजन या राय बिजनेस के बारे में तब्दील नहीं होती, वो निगलेक्ट हो भी जाए, वो ना भी रिकॉर्ड करें, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो आइटम जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनकी वजह से इन्वेस्टर का बिजनेस के मुतालिक जो डिसीजन है वो चेंज हो, वो ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करनी ही करनी चाहिए जी। इसके बाद प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बेसिकली कंजर्वेटिव अप्रोच का आकाश करता है। ये कहता है जी कि
इनकम और एसेट्स ओवरस्टेट नहीं होने चाहिए। जब तक इनकम आपकी हो न जाए और एसेट्स आपके पास आ न जाए, आप उसको रिकॉर्ड ना करें। लेकिन लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट नहीं करना चाहिए। एक्सपेक्टेड अगर कोई आपकी लायबिलिटी है या आपका कोई एक्सपेंस है तो उसको भी अभी से रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, बुक कर लेना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिव अप्रोच पे बेस करता है। इससे मुराद ये है कि आपने खुशफहमी में नहीं मुब्तला होना, अपनी आमदनी को ऐसे नहीं बढ़ा देना, अपने एसेट्स को ऐसे नहीं बढ़ा देना, और अपने एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज को कम शो नहीं करना। जी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के बाद सब्सटेंस ओवर फॉर्म। देखें, अब एक है लीगल टाइटल किसी भी चीज का। मिसाल के तौर पे आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसके लीगल ओनरशिप आपको ट्रांसफर होती है, और सब टाइम वो जो ओनरशिप है आपके पास कुछ चीजों की नहीं होती, लीगल चीजों की, लेकिन फिजिकली वो चीजें आपके पास हो। सब्सटेंस कहते हैं फिजिकल स्टेटस को, फिजिकल फॉर्म को, और फॉर्म कहते हैं लीगल फॉर्म को। अगर किसी चीज का लीगल एंटिटी आपके पास नहीं भी, सिर्फ फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है, तो वो इकोनॉमिकली आपको बेनिफिट दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक एसी है, एयर कंडीशन, उसकी कोई लीगल स्टांस नहीं है, सिर्फ फिजिकल स्टांस है। तो जब आपके पास किसी चीज का फिजिकल स्टांस हो तो अकाउंटेंट के तौर पे हमने लीगल पोजेशन से ज्यादा फिजिकल पोजेशन को प्रेफरेंस देना है, क्योंकि उससे हम इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कहता है कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अगर फिजिकल पोजेशन है तो उसको आप इंपॉर्टेंस देंगे एज कंपेयर टू लीगल पोजेशन। ठीक है जी। अब इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि इट कैन हैपन दैट अ लीगल फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शन कैन डिफर फ्रॉम इट्स रियल सब्सटेंस। कि लीगल पोजेशन किसी और के पास हो, मुमकिन है रियल पोजेशन किसी और के पास हो। Where this happens, accounting should show the transaction in accordance with its real substance, which is basically how the transaction affect the economic situation of the business. तो आपने क्या करना है? रियल सब्सटेंस को इंपॉर्टेंस देनी है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी उसकी बेस पे होगी। दिस मीन्स दैट अकाउंटिंग इज this instance will not reflect the exact legal possession concerning that transaction, बल्कि आप क्या कहेंगे, उसकी इकोनॉमिक पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए, फिजिकल पोजेशन को मद्देनजर रखते हुए आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे। सेपरेट डिटर्मिनेशन। अब सेपरेट डिटर्मिनेशन कहता है कि जब आपके पास कोई एसेट या लायबिलिटी की एग्रीगेट अमाउंट आपने शो करनी होती है, लेकिन उसके सेपरेट कंपोनेंट्स की आपने जो अमाउंट है उनको कैलकुलेट करके एग्रीगेट बनाना। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी हमारे पास मशीनरी जो है वो है $10,000 की। अब इस मशीनरी में मुमकिन है आपके पास तीन चीजें हों, ए, बी एंड सी। अब ये एग्रीगेट जो आपने कैलकुलेट किया टोटल मशीनरी का, इसमें आपकी ए मुमकिन है 4,000 की हो, बी मुमकिन है 3,500 की हो, सी मुमकिन है 2,500 की। तो ये इंडिविजुअल सारे इकट्ठे करके हर एक की सेपरेट वैल्यूएशन करने के बाद टोटल फिगर आपने लेके जाना है। इसको क्या कहते हैं? सेपरेट डिटर्मिनेशन। जी, इसके बाद है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। अब कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई रूल, मेथड, कन्वेंशन या प्रिंसिपल जो आप यूज कर रहे हैं उसको डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स पे यूज करते रहें, नया प्रिंसिपल या कन्वेंशन आप
या मेथड या रूल तब यूज कर सकते हैं कि अगर वो फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में बेहतर पॉइंट ऑफ व्यू दे, नया प्रिंसिपल ज्यादा बेहतर आपकी जो ट्रांजैक्शन की वैल्यू है उसको डिटरमिन करे, तो फिर हम अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज हम जो रूल अप्लाई कर रहे हैं, जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं, उसी को अप्लाई करते रहना है। ये नहीं कि एक दफा और मेथड, अगली दफा और मेथड, उससे अगली दफा और मेथड। जी, इसके बाद हमारे पास है टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट। अब ये टाइम इंटरवल कॉन्सेप्ट कहता है कि जो एक्सटर्नल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सटर्नल यूजर्स के लिए बनती हैं, इन पे हम फिर किसी लेक्चर में बात करेंगे वो कौन होते हैं। उनके लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने प्रिपेयर करनी है वो एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद आपने बनानी है, जो कि 1 साल का होना चाहिए। हाँ, मैनेजमेंट अपने मकसद के लिए 1 साल से पहले भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुमकिन है मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, सेमी एनुअल बेसिस पे, किसी भी बेस के ऊपर बना सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल यूजर्स के लिए वंस इन अ ईयर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक दफा बनानी होती है। ठीक है जी। उसके बाद है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि हम अकाउंटिंग में सिर्फ वो इंफॉर्मेशन बिजनेस की कवर करते हैं जिनको मॉनेटरी यूनिट में मेजर किया जा सके, और उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू उस पर डिफरेंट लोग जो है एग्री हों कि जी ये मॉनेटरी वैल्यू वाकई ही बनती है। तो नॉर्मल मिसकंसेप्शन क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम बिजनेस के हर एस्पेक्ट को कवर करते हैं, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ वो इंफॉर्मेशन जो कि मैंने डेफिनेशन जब डिस्कस की थी अकाउंटिंग की, तब भी आपके साथ शेयर किया था कि वो इंफॉर्मेशन जिनकी मॉनेटरी वैल्यू दी जा सके, जिनको जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होंगी, उनको ही हम डील करते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। जी, उसके बाद सेपरेट डिटर्मिनेशन पे ऑलरेडी बात हो गई। उसके बाद है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जी जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो उनमें जो एसेट की वैल्यू आप शो करते हैं वो ऑलरेडी जो कॉस्ट 2 साल 4 साल पहले या 1 साल जब खरीदा था, तो उस वक्त वो कॉस्ट जो हमने इनकर की, उस कॉस्ट की बेस के ऊपर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। जी, तो अब हम बात करते हैं कुछ जर्नल एंट्रीज की, जिसमें आज जो हमने नए कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए, सेल्स रिटर्न्स के, परचेजेस रिटर्न का और ड्राइंग्स का, इनके रेलिवेंट जर्नल एंट्रीज पे भी बात करेंगे और कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स की जर्नल एंट्रीज पे भी बात करेंगे। ये हमें पता है कि हमने फॉर्मेट क्या लेके चलना है। डेबिट साइड पे नेम ऑफ अकाउंट आएगा, क्रेडिट साइड पे नेम ऑफ अकाउंट आएगा और रेलिवेंट कॉलम्स में अमाउंट आएगी। रूल का हमें पता है कि अगर कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, अगर डिक्रीज होगा तो डेबिट, लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होंगी तो डेबिट, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, इनकम इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट, और अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। जी, मिस्टर जमशेद ने बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 बैंक में और 10,000 कैश में। तो यहां पे हमारे पास पहला पोर्शन है बैंक का कि बैंक इंक्रीज इन एसेट, डेबिट हो गया, उसने बैंक में डिपॉजिट करवाया, और कैपिटल क्योंकि ओनर ने पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए तो कैपिटल जब इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट कर दिया। फिर दूसरा पोर्शन है बैंक कैश का, तो कैश अकाउंट एसेट इंक्रीज हुआ डेबिट, और कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट। अब हम
ये दो एंट्रीज भी बना सकते हैं, इसकी कंपोजिट एंट्री भी बना सकते हैं। टोटल टाइटल ऑफ अकाउंट कितने इन्वॉल्व है इस ट्रांजैक्शन में? 3। कौन कौन सा? बैंक का, कैश का और कैपिटल का। तो अब हमने इसकी कंपोजिट एंट्री बना दी। बैंक इंक्रीज इन एसेट डेबिट, कैश इंक्रीज इन एसेट डेबिट टू कैपिटल 30,000 की अमाउंट से क्रेडिट कर दिया। तो एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि जितनी अमाउंट से डेबिट होगा उतनी अमाउंट से ही क्रेडिट होना चाहिए जी। अब ये ट्रांजैक्शन है कि फर्नीचर खरीदा, अब इसके अलावा कोई हिंट नहीं है। तो हमें ये देखना है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट। तो उसके लिए क्या होगा, जब कोई हिंट नहीं होगा तो वो कैश ट्रांजैक्शन होगी। अब हमने क्या खरीदा? फर्नीचर। फर्नीचर हमारा एसेट है, वो हमारे पास आया। तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट, और कैश हमने पेमेंट की, कैश वाला एसेट हमारा डिक्रीज हुआ तो वो क्रेडिट हो गया जी। अब ये ट्रांजैक्शन है कि बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली। अब इसमें टिपिकली मेंशन कर दिया कि किस पे चीजें खरीदी? क्रेडिट पे। किससे? अली से। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अली। अब जब हमने चीजें अली से उधार पे खरीदी तो हमारी ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। क्या खरीदा? गुड्स। गुड्स जब हम परचेज करते हैं तो वो क्या कहलाती हैं? गुड्स जब हम परचेज करते हैं तो वो हमारे परचेजेस कहलाती हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट इंक्रीज इन एक्सपेंस के तौर पे, और अली हमारा क्रेडिटर बन गया। जिससे हमने चीजें उधार पे ली, उसको कल को हमने पेमेंट कर दिया है, वो इंक्रीज इन लायबिलिटी के तौर पे क्रेडिट कर दिया। फिर क्या हुआ? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 6,000 के 6,000 की चीजें आपने सेल की। वर्ड कैश आ गया तो कैश ट्रांजैक्शन है। अब जब गुड्स हम सेल करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? सेल्स। अगर किसी चीज का नाम होता कि सोल्ड फर्नीचर फॉर एग्जांपल, सोल्ड बिल्डिंग, सोल्ड कार, सोल्ड इक्विपमेंट, इस तरह का वर्ड होता तो वो सेल्स ना कहलाती, बल्कि उस एसेट का नाम आता, वो हम एसेट बेच रहे होंगे। यहाँ पे क्योंकि वर्ड आया है गुड्स का, तो जब हम चीजें बेचते हैं तो वो हमारी सेल्स कहलाती। कैश अब हमारा पास आया, एसेट इंक्रीज हुआ, हमने डेबिट कर दिया कैश को, और सेल्स हमारी इनकम हुई तो इंक्रीज इन इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया। तो कैश टू सेल्स जर्नल एंट्री हमने रिकॉर्ड कर ली। अब क्या हुआ? जो चीजें हमने अली से खरीदी थी उनमें से 500 की चीजें हमने अली को वापस कर दी, ये गुड्स रिटर्न की। अब इनको क्या कहते हैं? जब खरीदी हुई चीजें रिटर्न करेंगे, गुड्स रिटर्न टू अली, क्योंकि हमने खरीदी हुई है। अब रिटर्न टू का जब वर्ड आएगा तो इसका मतलब है ये कौन सी होंगी? जो हमने चीजें खरीदी हैं वो अपने सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं, तो वो परचेजेस रिटर्न्स कहलाएंगी। या दूसरा वर्ड क्या यूज होता है? रिटर्न आउटवर्ड। अब इससे क्या हुआ कि जो मैंने आपको बात बोली थी कि जो परचेसेस की एंट्री होगी हम उसके कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे। अब कॉन्ट्रा एंट्री का मुराद क्या है? कि उसकी अपोजिट एंट्री होगी। अब अली हमारी लायबिलिटी कम हो गई। अब ये 500 हमने उसको नहीं देना क्योंकि उसकी रेलिवेंट जो चीजें खरीदी थी वो तो हमने उसको वापस कर दी। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी के तौर पे अली पेबल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस रिटर्न क्रेडिट डिक्रीज इन एक्सपेंस के तौर पे। अब एक रूल ऑफ थंब बना लीजिए, परचेजेस का अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, ऑलवेज डेबिट। सेल्स का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। परचेजेस रिटर्न का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। सेल्स रिटर्न्स का अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। रीजन ये है क्योंकि परचेजेस के इनवर्स हुआ तो डिक्रीज इन एक्सपेंस के तौर पे परचेजेस रिटर्न को हमने क्रेडिट कर दिया जी। उसके बाद
sold goods to Mr. मोहन for $10,000। अब हमने चीजें बेची मोहन को। अब अपोनेंट पार्टी का नाम है, ना वर्ड कैश है, ना वर्ड क्रेडिट है, ना वर्ड रिसीव्ड है, ना वर्ड पेमेंट है। तो जब अपोनेंट पार्टी का नाम होता है और साथ ही ऐसा कोई वर्ड भी नहीं होता तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। तो एक टाइटल ऑफ अकाउंट मोहन का इन्वॉल्व हो गया, मोहन को हमने डेबिट किया एज ए रिसीवेबल, इंक्रीज इन एसेट। रिसीवेबल कौन सी एंटिटी होती है जिससे हमने चीजें उधार पे खरीदी हैं, सॉरी जिसको हमने चीजें उधार पे सेल की हुई। तो सोल्ड गुड्स टू मिस्टर मोहन। अब सेल्स हमारी इनकम में इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट हो गई। उसके बाद मिस्टर जमशेद पेड fee of his son from business cash $500। अब मिस्टर जमशेद ओनर है बिजनेस के, जमशेद साहब क्या है, बिजनेस के ओनर है। उन्होंने फी पे की अपने बेटे की, बिजनेस का कैश यूज करते हुए। तो मैंने एक बात बोली कि जब भी कोई भी चीज कैश हो, कोई कमोडिटी हो, मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए लेके आता है बिजनेस से, तो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हमेशा डेबिट रहेगा अकाउंट, क्योंकि ये डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल का कॉन्ट्रा होता है। तो ड्राइंग्स की चाहे जो भी चीज आपने ली हो, कोई कमोडिटी हो, ये डेबिट कौन सा अकाउंट होगा जब पर्सनल यूज के लिए लेके आएंगे, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स डिक्रीज इन कैपिटल के तौर पे डेबिट हो गया, क्योंकि कैपिटल जब डिक्रीज होता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ये टेबल हमें कहता है। और कैश हमारा एसेट, कैश भी गया हमारे बिजनेस से क्योंकि उसने यूज कर लिया, तो वो डिक्रीज इन एसेट के तौर पे क्रेडिट हो गया। तो ड्राइंग्स टू कैश जर्नल एंट्री बनी। अब मोहन को हमने चीजें सेल की, मोहन ने 2000 की चीजें हमें रिटर्न कर दी। अब जब हमारा क्लाइंट हमें रिटर्न करेगा तो उसको हम कहते हैं रिटर्न इनवर्ड्स या सेल्स रिटर्न्स। तो सेल्स रिटर्न्स का टाइटल ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व हो गया, उसको हमने डेबिट कर दिया। रीजन क्या है, ये इनकम में आपके डिक्रीज हुआ। तो इनकम में जब आपका डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट और मोहन का अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि वो एसेट रिसीवेबल, सॉरी ये टाइपो मिस्टेक है, 2000 होना था, 2000 की अमाउंट से क्रेडिट हो गया। मोहन का अकाउंट क्या हुआ, 2000 की अमाउंट से क्रेडिट हो गया। रीजन क्या है कि वो अब हमने पहले उससे पैसे लेने थे, अब नहीं लेने। अब मोहन को देखे, हमने टोटल सेल्स की थी 10,000 की, पहले हमने कितने लेने थे, 10,000, 2000 के उसने रिटर्न्स कर दी। अब मोहन से नेट हमने कितने लेने हैं, 8,000। अब मोहन ने हमें 7500 पे किया अपना पूरा अकाउंट सेटल करने के लिए। अब उसने नेट हमें कितने देने थे, 10,000 की सेल की थी, 2000 की रिटर्न हो गई, 8,000 देने थे, उसने हमें 7500 दिए। तो उसने हमारे से डिस्काउंट ले लिया, जिसको कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट कहते हैं। उसने हमें 7500 दे के 8,000 का अकाउंट सेटल कर दिया, 500 का उसको डिस्काउंट मिल गया। जब हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारा एक्सपेंस होता है, अगर कोई हमें डिस्काउंट देता है तो वो हमारी इनकम होती है। अब 3 टाइटल ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। कैश हमारे पास आया, इंक्रीज इन एसेट के तौर पे 7500 से डेबिट हो गया। डिस्काउंट हमने अलाउ किया, उसको छूट दी किसी को, तो वो हमारा एक्सपेंस हो गया। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस के तौर पे डेबिट हो गया। कितनी अमाउंट, 500 का। हमें पता कैसे चला, 10,000 की सेल्स की थी, 2000 की रिटर्न हो गई, तो नेट बैलेंस 8,000 उसकी तरफ था।
और रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया 8,000 से, उससे खत्म कर दी चीजें, तो डिक्रीज इन एसेट के तौर पे रिसीवेबल हमारा क्रेडिट हो गया। जी थैंक यू वेरी मच। आज मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके साथ डिस्कस की और 3 टर्मिनोलॉजीज जिनके रेलिवेंट हमारी जर्नल एंट्रीज हो सकती थी, जिसमें सेल्स रिटर्न्स थी, परचेजेस रिटर्न्स थी और ड्राइंग्स, उनकी हमने रिकॉर्डिंग कैसे करनी है ये सीखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँगा। तब तक अल्लाह हाफिज। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल का लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको हर आने वाले न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।